नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता। जान है तो जहान है कि इस चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं एक गंभीर समस्या पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। नए इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने जा रहा हूं कि डायबिटीज़ और उससे होने वाली दूरगामी जटिलताएं, डायबिटीज़ एंड इट्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, क्यों होते हैं और उससे कैसे हम बचें। ये संकल्प इस साल वर्ष 2021 में WHO और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिया है कि हम सभी संकल्प लें कि डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन मुक्त भारत हम लोग बनाएं। आइए इसी प्रयास को, इस सपने को साकार करें। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, खास करके जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन्हें मैं उम्मीद करता हूं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ आज सारे वर्ल्ड की समस्या है, सारे दुनिया की समस्या है। इससे सारी दुनिया के लोग चिंतित हैं, मगर साउथ ईस्ट हमारे भारतवर्ष में ये अभी एक सुनामी के दौर से गुजर रहा है और कुछ ही सालों के बाद ये डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहा है। फ़िलहाल अभी लगभग 8 करोड़ लोग इससे आक्रांत हैं और 2025 तक या 2030 तक उम्मीद हम लोग करते हैं कि लगभग 10 करोड़ लोग इससे आक्रांत होने जा रहे हैं। इस तूफ़ान को रोकना होगा और उसी अनुपात में इसके सीरियस गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन को रोकना इसलिए भी आवश्यक है कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के मरीज़ को नारकीय, उसके जीवन को नारकीय बनाते हैं या अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक नज़र हम डालते हैं कि डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके कॉम्प्लिकेशन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, जिसको शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन कहा गया है, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जो 5 साल 10 साल से पीड़ित होने के बाद विकसित होता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपने नाम सुना होगा हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि खून में चीनी की मात्रा का बहुत कम हो जाना, 40 से कम होना, चक्कर आना, बेहोश होना, पसीना होना। और कुछ टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं वो DKA या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के भी शिकार हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन की मैं चर्चा अपने अगले वीडियो में करूँगा। आज का हमारा केंद्र बिंदु होगा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन और उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना। एक नज़र हम लोग डालें, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और दूसरा मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रो का मतलब होता है छोटी धमनियाँ जो खुले आंख से नहीं दिखाई पड़ती हैं, ऑर्गन के अंदर होती हैं, और मैक्रोवैस्कुलर जो ऑर्गन के बाहर से आर्टरीज, अपना बड़ी आर्टरीज को इफेक्ट करता है। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का अगर मैं जिक्र करूं तो रेटिनोपैथी, आँख की समस्या, अंधापन, नेफ्रोपैथी, किडनी की समस्या और नर्व की समस्या, ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन माइक्रो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के अंदर आते हैं। और दूसरा है मैक्रो, जिसमें CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, हमारी पैरों की धमनियाँ अफेक्टेड होती हैं, जिसको PAD के नाम से जाना जाता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, और ब्रेन की आर्टरी को इफेक्ट करता है, जिसके कारण लकवा या स्ट्रोक होता है। इसके अलावा फुट की होती है कॉम्प्लिकेशन, और ढेर सारी
कॉम्प्लिकेशन है। आज मैं मुख्य कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपसे बात करूंगा, और इसके बारे में रक्षा की बात करने के पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि कॉम्प्लिकेशन की दर और डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या भारतवर्ष में सबसे अधिक क्यों है। उसके पीछे जो कारण कुछ शोध के बाद जो अपना पता चला है, जो इस क्षेत्र में शोध हुए हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन आप बचाने के लिए, उसमें सबसे नामी शोध है DCCT ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, कुमामोटो ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल। इतने सारे अध्ययन हुए हैं इस बात को पता लगाने के लिए कि डायबिटीज़ के लोगों को कॉम्प्लिकेशन होने के क्या कारण हैं और कैसे उसमें उससे हम लोग उसकी रक्षा करें। तो मैं बात कर रहा था कि डायबिटीज़ की रोगियों की कॉम्प्लिकेशन रेट खास करके हिंदुस्तान में ज़्यादा क्यों है। तो उन कारणों में मुख्य कारण है हम में जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी मतलब कि हम लोग समय समय पर अपने जांच को नहीं कराते हैं। कुछ जांच को डायबिटीज़ पेशेंट को हर दिन करना है, कुछ जांच को सप्ताह में एक बार करना है, कुछ जांच को महीने में एक बार करना है, कुछ जांचों को 3 महीने पर करना है, और कुछ जांच को एनुअल जांच करना है, चाहे आपको तकलीफ़ हो चाहे नहीं हो। उससे ये आपको लगेगा पता कि डायबिटीज़ ने किन किन अंगों को छुआ है, किन किन अंगों को परेशान कर रहा है, ताकि उससे बचें। डायबिटीज़ के बारे में अक्सर लोगों का मानना है कि ज़्यादातर जो गंभीर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें मरीज़ को शुरू में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जैसे अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो ज़्यादातर रोगियों में, डायबिटीज़ के रोगियों में हार्ट अटैक पेनलेस होता है। हार्ट अटैक हुआ मगर उसको छाती में अपना दर्द नहीं होता है। तो किडनी फेलियर हो रहा है लेकिन पेशेंट को कहीं पर पेन नहीं होता है, जिससे पेशेंट उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। तो हम में मॉनिटरिंग की कमी है, हम में जागरूकता की कमी है, और जीवन शैली, सक्रिय जीवन शैली के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हैं। इन बातों से कैसे निजात पाएँ मैं आगे चर्चा करूँगा। तो मैं जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है उसका मैं जिक्र करूँगा। हार्ट की बीमारियां हमारे डायबिटीज़ पॉपुलेशन में लगभग 30% लोगों को होती है। अगर किडनी फेलियर की बात करें तो लगभग 50% डायबिटिक रोगी किडनी फेलियर से आक्रांत होते हैं। नर्व की बात करें, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, ये बहुत ही विनाशकारी कॉम्प्लिकेशन है। ये पैरों को सुन्न भी अपना कर सकता है। जैसे पैरों में अक्सर डायबिटीज़ के लोगों को जख्म होने पर ठीक नहीं होता है, और नर्व के डैमेज होने से जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनके भी नर्व को कमज़ोर करता है, ताकि उनकी सेक्स की क्षमता बहुत ही हो जाती है कम, नपुंसक लोग हो जाते हैं। और ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट यंग हो, अगर वो नपुंसक हो जाए तो उसके लिए बहुत ही परेशानी का कारण, बहुत ही चिंता का कारण होता है। तो हार्ट की अपना बीमारियां करीब 30%, किडनी की बीमारियां 50%, 60% नर्व की बीमारियां, 2 से 3% लोग पैर के कॉम्प्लिकेशन से होते हैं आक्रांत। ये 4 टाइप के ऐसे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें से ज़्यादातर डायबिटिक रोगियों को झेलना पड़ता है, और हमारा ध्यान इन्हीं चारों पर केंद्रित होगा कि कैसे इसकी रक्षा करें। मैंने ट्रायल्स के नाम बताएं, और इसके बारे में सबसे इंडियन ट्रायल जो मशहूर ट्रायल है, अब चेन्नई के एक नामी गिरामी डॉक्टर M.K. मानी ने लगभग 10 वर्षों से वो ट्रायल अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, और एक पंचायत में कुछ गांव को उन्होंने लिया है, और लगातार उस पॉपुलेशन में उन्होंने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखा है, BP को कंट्रोल करके रखा है, लोगों को
आदतें उनके कहने पर लोगों ने सिगरेट बीड़ी पीने की आदतें छोड़ी है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लगभग उनके ग्रुप में हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, किडनी की बीमारी काफ़ी मात्रा में लोगों को हुई है कम। इन्हीं ट्रायल्स का लाभ उठा करके हमने आज की ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि इतने सारे जो मेजर अपना कॉम्प्लिकेशन है हार्ट की, किडनी की, नर्व की, उससे कैसे बचें। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का सहारा लिया है। पहला, अगर आप ABCD याद रखें तो आपको बहुत कुछ इससे बचने में आपको सहायता होगी। A का मतलब होता है A1C, इसका मतलब होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक मीटर है, एक मात्रा है जो हर पेशेंट को जानना चाहिए। डॉक्टर लोग तो जानते ही हैं कि हर 3 महीने पर अगर A1C की जांच, अपने खून की जांच कराते हैं और ये 7% से कम है तो आप इत्मीनान रहें कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, आपका शुगर कंट्रोल में है। अगर ये 8%, 9% है, ज़्यादा है, इसका मतलब आपका कंट्रोल में नहीं है। ज़्यादातर हमारे लोग सिर्फ ये अपना ब्लड में अब शुगर की जांच आप कराते हैं, वो भी कभी कभार फास्टिंग कराए, और फास्टिंग अगर 110, 120 आए तो इत्मीनान हो जाते हैं कि कंट्रोल में हमारा शुगर है। ये मानना, ये धारणा अच्छी धारणा नहीं, ये धारणा गलत है। अगर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7% के आसपास रखें, जो जवान हैं उनको 7% से कम, जो लोगों की उम्र ज़्यादा है 70-80 साल के लिए है, उसको कुछ अध्ययन ने कहा है कि 7.5, 7.5 तक भी रखें तो भी आपके लिए ठीक है, उचित है। और अगर आप बात करें ब्लड शुगर की तो फास्टिंग स्टैंडर्ड है 90 से 130 के बीच में, और खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद में आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा 180 से कम होनी चाहिए, तब आप इत्मीनान हो कि आपका शुगर कंट्रोल में है। मगर हर 3 महीने पर A1C, जिसको मैंने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहा, उसकी जांच आप अवश्य कराएं। A का मतलब होता है दूसरा एस्प्रिन टैबलेट। एस्प्रिन के बारे में लोग अक्सर मानते हैं कि एस्प्रिन गोली खाई जाए, खास करके लो डोज में 80 मिलीग्राम, तो हार्ट अटैक से रक्षा होती है। तो इसमें कुछ बात में है आप सच्चाई कि जो लोग को पहले से एंजाइना या हार्ट अटैक हो चुका है उनको एस्प्रिन अवश्य खाना चाहिए। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ हैं, जिनकी उम्र 40 ईयर्स है, 40 साल है से ज़्यादा है, और अगर उनको कोई रिस्क फैक्टर जैसे कि हाइपरटेंशन या कोई अपने किडनी की बीमारी है, तो उनको भी अगर एस्प्रिन खाते हैं लो डोज में तो हार्ट अटैक से बचने की संभावना कम होती है। लेकिन एस्प्रिन में एक सावधानी है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपने ब्लीडिंग भी होती है, उन्हें सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं से हमको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। A का मतलब होता है, तीसरा माने अल्कोहल। डायबिटीज़ के लोगों को अल्कोहल पीने से अवश्य अपना बचना चाहिए। अल्कोहल पीने से जो अंग नुकसान होते हैं वो तो अलग बात है, स्किन ड्राई होता है, और डायबिटीज़ के लोगों को ऐसे भी स्किन ड्राई होता है। अल्कोहल पिएंगे तो स्किन अगर ड्राई होगा, ख़ासतौर से पैरों में, तो जख्म होने का, क्रैक होने का खतरा होता है। उन लोगों को काफ़ी हद तक अपना बचना चाहिए। मगर जो अल्कोहल के बेहद शौकीन हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, उनके लिए सीमित मात्रा में कभी कभार लेने की अनुमति विज्ञान देता है। दूसरा शब्द है B, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में अक्सर 3 रोगियों जो डायबिटीज़ के हैं उनमें 1 या 2 को BP होना ही है, आज नहीं तो कल। दोनों में काफ़ी अच्छा संबंध है। तरह कि आपका BP 130/80 तक ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर 130/80 से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलके उसकी दवा खानी चाहिए। BP से बचने के लिए या BP होने पर कुछ सावधानियां भी काफ़ी आवश्यक है। वो सावधानी है कि आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। हरी साग सब्जियां ज़रूर खाएं।
एक्टिव लाइफ स्टाइल अवश्य करें। सवेरे में टहलना या योग काफ़ी आवश्यक है। और बीपी के अगर बीपी होने पर आप रेगुलर जांच कराएं। अगर आप दवा खाते हैं तो दवा को छोड़े नहीं, दवा लगातार खाते रहना चाहिए। थर्ड शब्द है सी। सी का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसको आजकल लिपिड के बारे में लिपिड शब्द से जाना जाता है, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल हर डायबिटीज़ के रोगियों को हर 3 महीने पर नहीं तो साल में एक बार अवश्य उसकी जांच कराएं और ये जानने की कोशिश करें कि आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कितना है। एलडीएल 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर डायबिटीज़ के रोगियों के लिए और अगर 70 से नीचे एलडीएल हो तो काफ़ी अच्छा है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से मिलके उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में उसकी आती हैं दवाएं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अपने डॉक्टर से मिलने के बाद। और चौथी आती है चीज़ डी फॉर डाइट और डी फॉर डायबिटिक किडनी डिजीज, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। डाइट के बारे में बात करें, आप अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, बहुत कुछ आप जानते हैं डाइट के बारे में कि चीनी मिठाई आपको नहीं खानी है, मगर इतना ही काफ़ी नहीं है। डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे उनका वज़न ना बढ़े, वज़न को ऑप्टिमम रखें। ऑप्टिमम का मतलब कि आपका BMI 25 से कम होना चाहिए। 25 से 30 के बीच में अगर आपकी BMI है तो आप मोटे होने जा रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा है। और अगर आप एब्डोमेन गर्थ की बात करें तो पेट को अगर नाभि के ऊपर नापे तो पेट की गर्थ 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 पैरामीटर को कंट्रोल रखेंगे तो आपका बहुत कुछ कंट्रोल होगा। अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं डायबिटीज़ के, कोई एक बात बताएं मैं क्या करूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अपना वज़न नियंत्रण में रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाना ऐसा खाएं, एक्सरसाइज ऐसा करें कि आपका वेट नहीं बढ़े, वज़न नियंत्रण में रहे। खाने के बारे में विज्ञान की धारणा पहले से कुछ अपना बदल गई है। अन्न के मामले में 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम के बीच में अन्न ज़्यादा नहीं खाएं। आजकल की मान्यता है कि अगर आप कोर्स अनाज, मोटे अनाज जैसे कि ये अपना बाजरा के अगर अन्न खाते हैं तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर इसमें अपना ज़्यादा है, ये डायबिटीज़ के रोगी के लिए ज़्यादा है। अगर ये मोटे, लेकिन रिफाइंड अनाज जैसे कि अपना मैदा, अरवा चावल से आपको बचना चाहिए। उसना चावल या ये अपना बाजरा की चीज़ अगर आप अन्न खाते हैं वो भी सीमित मात्रा में 150 से लेके 200 ग्राम तक ज़्यादा ठीक है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ खानी चाहिए वो है फाइबर वाली चीज़, हरी सब्जी, फल और ये सलाद, तीनों मिलाकर 750 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए आपको, ताकि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़े और आप मोटे होने से बचें। इसके अलावा फैट कंटेंट की मात्रा, ऐसे चीज़ ना खाएं जिसमें ज़्यादा चर्बी होती हो, जैसे मांस है, मांसाहारी भोजन है, मिठाइयाँ हैं या फैट वाली चीज़, पकौड़ी है, कचौड़ी है, पराठा है, ये सब चीज़ नहीं खाएं। और डायबिटीज़ के पेशेंट को नमक की भी मात्रा पर ख्याल करनी चाहिए। नमक उनको कम खानी चाहिए ताकि उनका बीपी नहीं बढ़े, हार्ट के पेशेंट ना हो। नमक कम खाने का टेक्निक यह है कि चाट, चटनी, पापड़, अचार, इन सब चीज़ों से दूर रहे, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़े। स्वास्थ्य, हेल्दी फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डायबिटिक किडनी डिजीज़ की बात करें तो कैसे हम समझें कि हमको किडनी की बीमारी हुई है कि नहीं। ज़्यादातर लोग यूरिया या सीरम क्रेटिनिन की बात करते हैं, वो भी बात सही है, लेकिन यूरिया और सीरम क्रेटिनिन बहुत एडवांस स्टेज में जाके एबनॉर्मल होता है।
अर्ली स्टेज में अगर आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ के बारे में पकड़ना हो, डायग्नोसिस करना हो, तो यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन की मात्रा को नापना बहुत ज़्यादा है। अगर 300 मिलीग्राम से यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन ज़्यादा है तो आप डायबिटिक किडनी डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं। अपने डॉक्टर से मिलके उसके ढेर सारी आजकल दवाइयाँ भी आ गई हैं जो माइक्रो एल्बुमिन को यूरिन में कम करता है। खाने पीने में कुछ परहेज करने पड़ते हैं, वो आपको डॉक्टर बताएंगे और उसी समय से उसकी सावधानी स्टार्ट होती है। ई की बात करें तो ई शब्द का इशारा होता है आई की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ। तो मैं पहले एक्सरसाइज की बात करूंगा। एक्सरसाइज डायबिटीज़ मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक्सरसाइज में आधे घंटे टहलना, ये सारे के सारे स्टडीज़ रिकमेंड करते हैं कि आधा घंटा टहलना ख़ास तौर से आप सुबह में बहुत ही लाभकारी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। इससे उनका अपना शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट अटैक से उनकी अपनी सुरक्षा होती है, किडनी की बीमारियां उसमें काफ़ी कम होती हैं। लेकिन ये सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही काफ़ी नहीं है। अभी शोध से पता चला है कि मॉर्निंग वॉक से हमारे जो नाजुक अंग है, किडनी, हार्ट वगैरह, उसका एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। अगर आप आधे घंटे योग के अभ्यास उसमें जोड़ दें तो आपके जितने सारे नाजुक अंग हैं, जॉइंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब कुछ की एक्सरसाइज हो जाती है। और योगा करने से स्ट्रेस की भी लेवल बहुत घटती है। स्ट्रेस के लेवल घटने से डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत सहायता मिलती है। आई की बात करें तो आई को डायबिटीज़ से बहुत ही लगाव है। आपको मैंने शुरू में बताया कि लगभग 26% डायबिटिक लोग अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। आँख में जो अन्य बीमारियां डायबिटीज़ के कारण होती है वो है मैकुलर एडिमा, कैटरैक्ट या ग्लोकोमा। आपकी आँख की रोशनी नहीं भी कम हो तो अपने आँख के डॉक्टर से एनुअल चेकअप अवश्य कराएं, ये जानने के लिए कि डायबिटीज़ के कारण आँख में कोई गंभीर परेशानी तो नहीं अब पैदा हो रही है। एक्सरसाइज और आई के बाद अगर हम आगे बढ़े तो एफ आता है शब्द। एफ का मतलब होता है फीट या पैर। पैरों की भी रक्षा करना हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट दायित्व है। अक्सर हम लोग जब तैयार होते हैं तो अपने चेहरे की बहुत देखभाल करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, हम लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ढेर सारी ख्याल बात करते हैं। मगर डायबिटीज़ लोगों को फेस की देखभाल अवश्य करें, लेकिन अपने पैरों की देखभाल प्रतिदिन करें। स्नान करते समय अपने पैरों में साबुन लगाएं। साबुन साफ़ करने के बाद उंगलियों के बीच में देखें कोई तरह की जख्म या कोई अल्सर तो नहीं है, पैरों में कहीं फट तो नहीं रहा, आपकी एड़ियाँ फट तो नहीं रही है। और स्नान करने के बाद तौलिए से पैर को अच्छे से पोंछ करके उसमें मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाएं। जो लोग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए मामूली जो घर में हमारे पास तेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नारियल तेल या सरसों का तेल, वो भी हल्का सा लगा लेंगे तो मॉइस्चराइज़र का काम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चप्पल आप घर के अंदर इस्तेमाल करें। घर से बाहर जब भी जाएं तो शू पहन के जाया करें, अपने जूते पहन के जाएं, वेल फिटिंग शू, टाइट शू नहीं, पॉइंटेड शू नहीं, ऐसे जूते जो आगे से फैले हुए हों। स्पोर्ट्स शू उसमें सबसे शानदार है। और आप मोजे रोज़ बदलें। अगर चप्पल पहन के जाएंगे तो रास्ते के कंकड़ पत्थर आपके चप्पल और पैरों के बीच में आने की संभावना है, जिससे जख्म होने की संभावना है। जख्म हो जाएगा तो छूटने में काफ़ी समय लगता है। तो पैरों की देखभाल और थोड़ा सा भी कोई जख्म हो या लालीपन दिखाई पड़े या दर्द हो तो अपने डॉक्टरों से अवश्य राय लें, क्योंकि पैरों को अगर जख्म को आपने नेगलेक्ट किया या उसका रंग बदला आपने नहीं किया तो गैंग्रीन होने का खतरा होता है और हो सकता है कि कभी कभी पैर काटने की भी नौबत आती है। ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत ही नेगलेक्टेड इशू है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम लोग नहीं के बराबर करते हैं वो आज हमारी इस टॉक का अहम मुद्दा मॉनिटरिंग।
मॉनिटरिंग 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 मैं 3 बार बोल रहा हूँ कि मॉनिटरिंग मतलब अपने को बार बार जांच कराएं। कुछ जांच मैंने शुरू में कहा था कि रोज़ करना है। रोज़ जो टाइप 1 के डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको 3 बार ब्लड शुगर की जांच करनी है, नाश्ते से पहले, खाने से पहले और रात में भोजन के पहले, ताकि इंसुलिन की डोज उसी हिसाब से करें। जो टाइप 2 के पेशेंट हैं वो हफ्ते में भी 1 बार जांच अपना कराते हैं, खाली पेट में और नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो उनके लिए वो देखें कि हमारा शुगर कंट्रोल में है कि नहीं। और A1C ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की बात करूं तो वो 3 महीने में 1 बार करने से काफ़ी होगा। 7% से उसको कम रखने की कोशिश करें। एल्डरली हैं तो 7.5 तक भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है मॉनिटरिंग। महीने में 1 बार बीपी आप अपना अवश्य जांच कराएं एंड ट्राई टू कीप इट बिटवीन 130 to 80, 130 से 80 के बीच में रखें। लिपिड साल में अवश्य जांच कराएं और देखें कि वो नॉर्मल है कि नॉर्मल से ज़्यादा है। और अपना वज़न हर महीने में कराएं और देखें कि आपका वज़न, आपकी BMI ठीक रास्ते पर जा रही है कि नहीं। और एनुअल जांच आँख की अवश्य कराएं, चाहे आपकी आँख की रोशनी सही हो या कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखने के लिए कि 4 तरह की बीमारियों में से कुछ अपना बीमारियां हो तो नहीं रही हैं, क्योंकि उसके इलाज अर्ली स्टेज में काफ़ी आसान है। और माइक्रो एल्बुमिन जो बहुत ही सेंसिटिव जांच है किडनी के लिए, साल में 1 बार अवश्य कराएं। और जब एनुअल जांच आप जाते हैं कराने तो हार्ट के लिए साल में 1 बार ECG और इको भी अवश्य कराएं, ये देखने के लिए कि हार्ट आपका हेल्दी है कि नहीं। तो अगर ये जो मॉनिटरिंग मैंने कहा, अगर इसका ख्याल करते हैं, उसके प्रति आप जागरूक हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं और आप लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में रखे हैं। तो अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं सारांश में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन आपको आक्रांत ना करें, तो पहला मंत्र याद रखिए कि रिजिड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कहते हैं। अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखें। 90% आपकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। दूसरा, अपने वज़न को नियंत्रण पर रखें, ये सबसे घातक चीज़ है। तीसरा, कार्डियक रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में रखें। कार्डियक रिस्क फैक्टर में आता है स्मोकिंग। आप अगर सिगरेट बीड़ी के शौकीन हैं तो आज ही से छोड़ दें। तंबाकू के शौकीन हैं तो वो भी कम घातक नहीं है। कुछ लोग सिगरेट छोड़ करके गुटखा का सहारा लेते हैं, उसके मैं बारे में बताऊं कि गुटखा हार्ट के लिए हानिकारक तो है ही, मुंह का कैंसर उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको कैंसर से, हार्ट की बीमारी से नहीं लगता है डर, तो आपकी मर्जी, लेकिन आप तंबाकू का किसी रूप में, यहाँ तक खैनी भी खाना आपके लिए घातक है। कार्डियक रिस्क फैक्टर में बीपी का ख्याल करें, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल करें, अपने वज़न का ख्याल करें, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करें। और अंत में मैंने कहा कि नंबर 3 में लाइफ स्टाइल में विश्वास करें। लाइफ स्टाइल को रेगुलर करें। दवा खाएं चाहे नहीं खाएं कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने डाइट पर ध्यान दें कि डायबिटिक डाइट आपको खाना है जो मैंने बताया, और एक्सरसाइज और योगा अवश्य करें और मॉनिटरिंग पर ख्याल करें। अगर ये 4 मंत्र आप ध्यान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि लगभग 90 to 100% डायबिटिक पॉपुलेशन हमारे सीरियस क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगी। अगर मान लिया कि कॉम्प्लिकेशन होंगे भी तो बहुत विलम्ब से होंगे और उनका रूप बहुत हल्का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी निवेदन के साथ कि अगर आप डायबिटिक हैं, जो मैंने बातें बताई, अगर आप उसका अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। धन्यवाद।